स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 27 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, इस लेक्चर में हम लोग सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। गाइज, यहां पर जो भी टॉपिक्स अपन कवर करते हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बकायदा आपको प्रूफ भी देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं, वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें प्रूफ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए और लेक्चर्स के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए। आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। एंड गाइज, अब से आपको ऑडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सेम इसी लेक्चर का ऑडियो क्लिप्स आपको मिलती है खबरी पॉडकास्ट में, तो आप खबरी पॉडकास्ट पर भी ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, राइट। और इसके अलावा आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं तो जीएस पेपर 1 का भीमा कोरेगांव बैटल, भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अपन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। भावना कंठ जी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर पेपर 2 के टॉपिक से नेशनल वोटर्स डे के बारे में डिस्कशन करेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस टॉपिक को मैं आप लोग को पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूज सामने आई है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर पेपर 3 के अंदर 2 नई चींटी की प्रजातियां पाई गई हैं, डिस्कवर हुई हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करी है और स्पेस एक्स ने वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो इस पर अपन थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पर बर्ड्स को लेकर एक डेटा पब्लिश हुआ है, रिलीज हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया की पहली एक्वा रेजुविनेशन प्लांट, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, राइट। और गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको एनरोल करना है तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का रिवीजन करने के लिए, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है और ये सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं इस ऑफर के बारे में और किस प्रकार से आपको इस पेड पैकेज को ज्वाइन करना है, एनरोल होना है, तो आप ये लिखी हुई इंफॉर्मेशन पूरी यहां पर मौजूद है, उसके थ्रू जो है वो आप ले सकते हैं। और जो भी पॉडकास्ट पर, खबरी पॉडकास्ट पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर मैसेज करिएगा तो आपको पीडीएफ की इंफॉर्मेशन मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। और पीडीएफ पेड पैकेज को परचेज करने से रिलेटेड जो पेमेंट जो आपको करना है तो उसके बारे में ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी जो है वो जानकारी दी हुई है पेमेंट से रिलेटेड, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको समस्या आती है पीडीएफ पेड पैकेज को एनरोल करने में या करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमलाक्ष झा आप सर्च करेंगे तो मेरी फेसबुक पर प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो मेरा नंबर अपने फोन पर सेव कर लीजिए, 9713282838 मेरा पर्सनल नंबर है। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। अपन बात करेंगे भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में, भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बारे में। ये टॉपिक न्यूज में क्यों है तो इस पर थोड़ी देर से बात करेंगे। पहले जो काफी ज्यादा काम की चीज है आप लोगों के लिए, यह है भीमा कोरेगांव लड़ाई के बारे में जानना, राइट। तो ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो पुणे के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है गाइस, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है भीमा कोरेगांव, राइट। और इसी डिस्ट्रिक्ट में 1 जनवरी 1818 को एक लड़ाई हुई थी। 1 जनवरी 1818 को एक लड़ाई लड़ी गई थी और जो लड़ाई थी वो पेशवा की फोर्सेस और ब्रिटिश की फोर्सेस के बीच में हम लोग को देखने को मिली थी ये लड़ाई, राइट। और ये जो लड़ाई थी इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से जो फोर्स जो शामिल थी उसमें मेनली दलित सोल्जर्स हम लोग को देखने को मिले थे। ब्रिटिशर्स की तरफ से दलित सोल्जर थे और पेशवा की तरफ से अपर कास्ट के सोल्जर हम लोग को देखने को मिले थे। तो अब आप लोग को सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कनेक्शन क्रिएट करना है कि ये जो लड़ाई अब बची नहीं ब्रिटिशर्स और पेशवा के बीच ही,
अब ये लड़ाई हो गई थी लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से लोअर कास्ट मेजॉरिटी पे थी, राइट। सोल्जर जो थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे और पेशवा आर्मी में मेनली ब्राह्मण्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे। अब देखो, आप ऑलरेडी समझते हो, जानते हो कि काफी सालों से लोअर कास्ट ने काफी सारे एक्सप्लॉइटेशन को झेला है, काफी सारी उत्पीड़ना को झेला है, राइट। ऑपरेशन, सप्रेशन, परसिक्यूशन, तो काफी सारी चीज जो है वैसी झेली है लोअर कास्ट के लोगों ने। तो अब क्या था, ब्रिटिशर्स के पास एक मौका था ये लड़ाई जीतने का पेशवा के अगेंस्ट। तो उन्होंने अपनी फोर्स में दलितों को शामिल इसलिए किया, ये बोलते हुए कि दलितों के पास अब एक मौका मिल गया है अपर कास्ट को सबक सिखाने का, इतने सालों से जो उन्होंने सहा है उसके अगेंस्ट अटैक करने का। तो अब ये लड़ाई लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच की हो गई थी, महज ब्रिटिशर्स और पेशवा आर्मी के बीच की नहीं रही थी। तो ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ये, जो कि आपको मेंस में अगर ये क्वेश्चन आते तो आपको ये वाला कनेक्शन तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करना है। और अगर प्रीलिम्स में भी इवन आ जाए कि कौन सी लड़ाई अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच की थी, और उसमें अगर ऑप्शन में भीमा कोरेगांव लड़ाई के बारे में मेंशन है, तो आपका आंसर भीमा कोरेगांव होगा। क्लियर है यहां तक बातें? आगे बढ़े। तो इस लड़ाई में जीत किसकी हुई? तो जीत हुई ब्रिटिशर्स की, यानी कि जीत हुई दलितों की, राइट। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जाति आधारित भेदभाव के अगेंस्ट लड़ाई में जीत हुई थी दलितों की। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसमें महर दलित हम लोग को मेजर तौर पर देखने को मिलते हैं, महर दलित, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होना चाहिए। और विक्ट्री जो हो गई थी दलितों की हो गई थी, पेशवा के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिला था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जीत हो गई थी दलितों की। इसके अलावा बट हालांकि डिवाइडेड रूल की पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की रही है, तो उसके कारण से इंडियन सोसाइटी में तो काफी सारी दरारें देखने को मिली, और वो हम लोग को आज भी दिखाई देती है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कास्ट और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कई बार इस प्रकार की पॉलिसी करी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन फोकस होता था किसी भी तरीके से उनको जो है वो जीतना है, गेन करना है, राइट। इंडिया के अंदर एक्सप्लॉइटेशन करना है, कुछ भी करके, चाहे उनको कुछ भी करना पड़ जाए। तो उन्होंने इस लड़ाई को जीतने के लिए इस लड़ाई को सिर्फ ब्रिटिशर्स और पेशवास के बीच में नहीं रखा, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में रख दिया, क्योंकि उसको जीतना था ब्रिटिशर को, और इसी के कारण से दरारें और भी ज्यादा बढ़ती गई, राइट। और भीमा कोरेगांव क्यों हम लोग को देखने को मिलता है कि ये एक दलित सिंबल है? क्योंकि गाइस ये लड़ाई जो है ये दलित सिंबल के तौर पर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हम लोग को इसमें ज्यादा एक तो दलित सोल्जर्स देखने को मिले थे, फर्स्ट पॉइंट, और उन्होंने पेशवा को जो है वो हरा दिया था, और पेशवा में मेजर तौर पर हम लोग को ब्राह्मण्स देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए दलित सिंबल के तौर पर ये भीमा कोरेगांव लड़ाई को जो है वो जाना जाता है, देखा जाता है, राइट, दलित सिंबल के तौर पर, क्योंकि दलित की जीत हुई थी ना यहाँ पर। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। आगे की बात करें, 1 जनवरी 1927 पे अब आते हैं। देखो ये लड़ाई कब की थी? 1 जनवरी 1818 की। तो ये डेट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऐसी जो डेट्स होती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अक्सर जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं उनको मैं अक्सर मना ही करता हूँ कि आपको ज्यादा फैक्ट्स वगैरह इतने ध्यान में नहीं रखने, कंसेप्ट्स आपको ज्यादा अपने माइंड में क्लियर रखने। बट हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें डेट याद रखना जरूरी होता है। उनमें से एक ये है भीमा कोरेगांव लड़ाई 1818 1 जनवरी, राइट। और 1 जनवरी 1927 को हमारे बी आर अंबेडकर साहब, इन्होंने विजिट किया था मेमोरियल को, स्मारक स्तंभ पर इन्होंने विजिट किया था, और वहां पर एरिक्ट किया गया था एक स्मारक स्तंभ, राइट। और वहीं पर ही जो स्तंभ जो था, यानी कि एक हम लोग को वो देखने को लगा पिलर जो है वो लगाया गया था। तो उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई थी इस लड़ाई में, तो उनके नाम वहां पर लिख दिए गए थे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और मेहर के बारे में आप जानते ही इसकी मेहर अनटचेबल हम लोग को देखने को मिलते हैं। और एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बी आर अंबेडकर साहब भी मेहर कम्युनिटी के ही थे, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बी आर अंबेडकर, ये एनसीईआरटी में बकायदा मेंशन है बी आर अंबेडकर जी के बारे में, मेहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये, राइट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में हमें क्यों देखने को मिला था। तो देखो 1 जनवरी 1818 को ये युद्ध हुआ था, भीमा कोरेगांव की लड़ाई हम लोग को देखने को मिली थी। इसके 200 सालों के बाद, इसकी जब 200 एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, 200वीं इसकी जब वर्षगांठ थी, तब उस समय काफी ज्यादा वायलेंस हो गया था, काफी दंगे वाली स्थिति हो गई थी वहां पर, काफी लोगों की जान चली गई थी। और उस दौरान काफी सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद काफी सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था, जिसमें सुधा भारद्वाज जी, वारावारा राव जी, गौतम नवलखा जी थे, राइट। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और अभी क्या हो रहा है, अभी ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स या फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, इन्होंने कहा है कि ये जो कार्यकर्ता जो है भीमा कोरेगांव एक्टिविस्ट जो है,
उनको रिलीज कर दिया जाए। तो उनको रिहा करने की मांग जो है वो करी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के द्वारा, राइट। इन पर्टिकुलर यानी कि जो लोग उस समय 220 वर्षगांठ के समय पर जो लोग वहां पर थे और जब दंगे वगैरह हो गए थे, तब उस समय इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो इनको रिलीज करने की मांग जो है वो करी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के द्वारा, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक था, बट हालांकि ये वाली चीज अपने लिए अभी के लिए काम की नहीं है। मेनली जो आपके लिए काम की चीज थी वो भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बारे में जानना, जिसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया, और सिर्फ इतनी ही अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इस बैटल से रिलेटेड, इससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब थोड़ी सी बात पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मैं करना चाहूंगा। अभी पेपर 1 की न्यूज पूरी खत्म नहीं हुई है, बट फिर भी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स या फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स। तो इसके बारे में भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट एंटिटी हम लोग को देखने को मिलती है। इसका काम क्या है कि पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, राइट। और साथ ही साथ ये देखती है कि ह्यूमन राइट्स का कहीं पर उल्लंघन होता है तो उसकी ये वकालत भी करती है ये बॉडी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स। और ये एस्टैब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 48/141 के तहत, और ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून वगैरह को, राइट। इसका मेनली फोकस होता है कि डोमेस्टिक कोर्ट्स वगैरह जो है उनको सपोर्ट करना ह्यूमन राइट्स के मामले में भी, और जहां पर भी कभी भी कोई इशू आता है ह्यूमन राइट्स से एसोसिएटेड, तो ये बॉडी जो है वो मतलब एडवोकेसी वकालत करती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस बॉडी के बारे में। तो ये बेसिक सा फैक्ट आप लोग को इस बॉडी से रिलेटेड थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, आपदा प्रबंधन पुरस्कार है यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर ये पुरस्कार हम लोग को देखने को मिलता है, अवार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो भी इंडिविजुअल या जो भी इंस्टीट्यूशन आपदा प्रबंधन को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर अगर कोई आउटस्टैंडिंग काम करते हैं तो उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है, ऑनर करता है जो सेल्फलेस सर्विसेज, जो कंट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री के अंदर प्रोवाइड कराते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड उनको दिया जाता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसका नाम है, और 2021 में ये अवार्ड दिया गया है एनवायरमेंट, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, और इंडिविजुअल कैटेगरी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनको सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने जो एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग काम किया था उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इनको ये अवार्ड मिला है। और अवार्ड जो है वो हर साल 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है। और अवार्ड में कैश प्राइज 51 लाख का दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, और इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है, कैश प्राइज, और एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सिंपल सा फैक्ट है जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब भावना कंठ जी की बात करें तो भावना कंठ जी हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ये पहली महिला फाइटर पायलट है जिन्होंने अभी रिपब्लिक डे के दिन परेड में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो शो हुए हैं, फाइटर प्लेन्स के जो शो हम लोग को देखने को मिलते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के, सुकोई 30 फाइटर प्लेन का जो शो होता है ना ऊपर जो है वो शो किया जाता है, तो उसका हिस्सा थी ये पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में फाइटर जेट को, प्लेन को उड़ाकर जो है वो हिस्सा लिया था, यानी कि शोकेस में हिस्सा लिया था। तो ये पहली महिला हम लोग को देखने को मिली, पहली महिला फाइटर पायलट। और करंटली ये पोस्टेड है राजस्थान के एयरबेस में। ये MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन चलाती हैं, और पहली महिला फाइटर पायलट ये हम लोग को, यानी कि वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, यानी कि काफी सारी महिलाओं में से कंठ पहली महिला फाइटर पायलट चलाने वाली हमें देखने को मिलती है इंडियन एयरफोर्स में। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानकारी होनी चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब अपन पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस अब पेपर 2 की न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेशनल वोटर्स डे के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए 11वां नेशनल वोटर्स डे अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है 25 जनवरी 2021 को। इसकी जो थीम थी वो थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिलती है। और नेशनल वोटर्स डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 जनवरी को, और 2011 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है।
अब 25 जनवरी को ऐसा क्या था, तो याद रखना है आपको कि 25 जनवरी को हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे हम लोग को देखने को मिलता है। इस दिन 25 जनवरी के दिन 1950 को हमारी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। उसका फाउंडेशन डे के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है और इसी दिन को हम लोग नेशनल वोटर डे के तौर पर मनाते हैं 2011 से, हर साल 25 जनवरी को। इतने से फैक्ट्स बस आपको ध्यान में रखने हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये जो स्कीम है गाइस, तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पर। 21 नवंबर 2020 के लेक्चर पे आपको जाना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है उस पे लिखना है 21 नवंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, KAMLAKSH। जो भी आपका सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो होगा ये अपना 21 नवंबर का वीडियो होगा। इस वीडियो के 21 मिनट 19 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, MGNREGS का, राइट, मनरेगा इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो 21 मिनट 19 सेकंड को ये टॉपिक आपको मिल जाएगा और आपके पास अगर लेक्चर्स की PDF आती है तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, आपके सामने टॉपिक ओपन हो जाएगा। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि गाइस एक न्यूज इस प्रकार की सामने आई है ओडिशा से कि ओडिशा में 2 सिस्टर्स हैं, वो अपनी बीटेक और क्लास 12th की जो पढ़ाई कर रही हैं वो यहां पर यानी कि इस मनरेगा के तहत काम करके अपना खर्चा निकाल रही हैं और पर डे 207 रुपए कमा कर वो अपनी पढ़ाई की यानी कि अपनी फीस जो है उसकी व्यवस्था कर रही है। तो इस प्रकार की चीज ओडिशा की तरफ से देखने को मिली थी हम लोग को, तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था, राइट। तो बट आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम से रिलेटेड आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट की अपन बात करेंगे। देखो बोडोलैंड की बात हो रही है, बोडोलैंड यानी कि बोडो की जमीन, राइट। तो बोडोलैंड, बोडोस कौन है, आसाम के अंदर जो मेजर ट्राइबल ग्रुप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मेजॉरिटी पे जो ट्राइबल कम्युनिटी जो है आसाम के अंदर, वो ये बोडो कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, बोडो जनजाति हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इन लोगों ने काफी समय पहले यानी बोडोस कम्युनिटी ने काफी समय पहले 1960s के आसपास एक डिमांड रेज कर दी थी कि इनको जो है वो सेपरेट टेरिटरी चाहिए, सेपरेट एरिया चाहिए। फिर बाद में जाकर फाइनली जो है वो इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पर ज्यादा मात्रा में बोडोज रहते हैं तो उनको जो है वो मतलब इन डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बोडोज को ही या फिर बोडोलैंड जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। असम के नॉर्थ वेस्ट एरिया पर ये डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट, तो डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कहलाई जाएंगी, कि बोडोलैंड का एरिया है ये, राइट। और बोडोस जो है, बोडो कम्युनिटी जो है वो काफी समय से जो चाह रही थी कि उनको सेपरेट टेरिटरी मिल जाए रहने के लिए। अब देखो इन एरियाज पर, इन डिस्ट्रिक्ट पर ऐसा नहीं है कि इन्हीं का पूरा कंट्रोल होगा, ये अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पर शासन वगैरह करेंगे, नहीं, सरकार का ही कंट्रोल होगा नो डाउट, बट इस क्षेत्र में सिर्फ बोडोज ही हम लोग को देखने को मिलेंगे मेन तौर पर, राइट, मेजॉरिटी तौर पर। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको पता होना चाहिए, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी, राइट। तो ये आसाम की 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, आसाम के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र पे आप देखोगे तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देगी। तो आसाम ने अभी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट की। और BTAD डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी। तो ये एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन थी, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो इस एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन था कि इन BTAD में यानी कि इन एरियाज पे जहां पर बोडोज ज्यादा मात्रा में रहते हैं, तो यहां पर क्या था, कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पर बोडोज नहीं रहते हैं, राइट, कुछ एरिया, कुछ गांव, तो ऐसे गांव को हटाया जाए, एक्सक्लूड किया जाए जहां पर बोडोज की पॉपुलेशन नहीं है इस BTAD से, राइट। और ऐसे भी एरियाज हैं जो कि BTAD के बाहर हैं, तो कहा गया कि ऐसे एरिया को शामिल किया जाए BTAD में, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर बोडो ज्यादा मात्रा में रहते हैं बट ऐसे एरिया जो है वो BTAD का हिस्सा नहीं है, राइट, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे एरिया को, ऐसे गांव को भी BTAD में शामिल किया जाए। तो कंप्लीटली जो एरियाज है जहां पर जो बोडोस की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको शामिल करने को लेकर ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें एक और चीज मेंशन थी, जैसे कि हम लोग को एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड देखने को मिलता है, NDFB, और इसके अलग अलग फ्रैक्शंस है, अलग अलग फ्रैक्शंस में इसके NDFBP, NDFB, RDS हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसके अलग अलग फ्रैक्शंस है, यानी कि अलग अलग
आप कह सकते हो ग्रुप्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के द्वारा ही उठाया गया था कि इनको जो है वो सेपरेट टेरिटरी चाहिए, सेपरेट बोडोलैंड स्टेट चाहिए, राइट। तो इन्होंने ही इस डिमांड को जो है वो उठाया था। तो क्या हुआ था, जब ये डिमांड उठा रहे थे तो उन्होंने वेपन्स भी उठा लिए, ये वॉयलेंट हो गए थे काफी ज्यादा, इनके मेंबर्स ने काफी सारे लोगों को मार भी डाला था, राइट। तो इनके मेंबर्स के अगेंस्ट जो सरकार ने केसेस रजिस्टर किए हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि इनके मेंबर्स के अगेंस्ट जितने भी नॉन हीनियस नेचर के केसेस हैं, नॉन हीनियस नेचर का मतलब क्या होता है, गंभीर आरोप नहीं है इनके मेंबर्स के अगेंस्ट, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसे केसेस को हटा दिया जाएगा। जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर जो केसेस लगे हैं, जो केसेस गंभीर नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा। बट जो केसेस गंभीर हैं, राइट, तो ऐसे जो केसेस हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी इसमें थी, इस एग्रीमेंट के पार्ट में हम लोग को देखने को मिली थी। इसके अलावा जो भी बोडोस की जो फैमिलीज हैं, बोडोस के दौरान उनकी जो हत्या हुई है, तो उनकी फैमिली मेंबर को हर एक डिजीज, यानी कि हर एक जिनकी भी हत्या हुई है, तो उसके बिहाफ में उनको 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। हर एक डेथ पर 5 लाख रुपए फैमिली मेंबर्स को मिलेंगे। इसके अलावा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, 1500 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं बोडो एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। तो इस पैकेज में ये वाली चीज भी, यानी कि इस एग्रीमेंट के अंदर ये पैकेज भी देखने को मिलता है बोडोलैंड डेवलपमेंट को लेकर। इसके अलावा एक कमेटी होगी जो कि डिसाइड करेगी कि कौन से एरियाज को, नए एरियाज को कि BT80 में शामिल किया जाए या हटाया जाए, राइट। इसके अलावा जो असेंबली है असम की, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो 40 सीट्स हम लोग को यहां पर असेंबली के अंदर देखने को मिलती थी, अब वो बढ़कर 60 हो रही हैं, राइट, क्योंकि एरियाज भी जो है वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाली चीज भी इस एग्रीमेंट के अंदर बताई गई है। इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट जब साइन हुआ, तो एग्रीमेंट जैसे ही साइन हुआ तो उसमें 50 साल पुराना जो बोडो इशू था वो खत्म हो गया। अराउंड 1500 कार्डर NDFBP, NDFB, RD, यानी कि जो अलग अलग फ्रैक्शंस हम लोग को NDFP के देखने को मिलता है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था, तो बताया जा रहा है कि उसको भी केंद्र सरकार और असम सरकार जो है वो रिहैबिलिटेट करेगी। और इसके अलावा यह भी कहा गया इस एग्रीमेंट के बाद NDFB फ्रैक्शन जो है, यानी कि NDFB के जितने भी ये ग्रुप्स वगैरह हैं, तो ये अब किसी भी प्रकार से वायलेंस नहीं करेंगे, वेपन्स वगैरह को इन्होंने छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, राइट। तो किसी भी प्रकार की आर्म्ड एक्टिविटी में ये या वॉलेंट एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, राइट, क्योंकि इनका जो काम था सेपरेट बोडोलैंड का, तो वो हो ही गया है, यानी कि बोडोस को एक सेपरेट एरिया जो है वो प्रोवाइड करा दिया गया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा बोडोस कौन है, तो बोडोस मैंने आपको बताया कि ये सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है असम की, और असम की जो कुल पॉपुलेशन है, कुल असम की जो आबादी हम लोग को देखने को मिलती है, जनसंख्या देखने को मिलती है, उसका 4 से 5% जो है ये बोडोस हम लोग को देखने को मिलते हैं। और बहुत बड़ा पार्ट असम का जो था, यानी कि पास्ट में, हिस्ट्री में काफी बड़े एरिया पर इनका कंट्रोल हुआ करता था बोडोस का। और 4 डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर जहां पर ये बोडोज अब हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। BT80 इनको एक सेपरेट एरिया जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग। तो ये मैं बार बार इन डिस्ट्रिक्ट के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप याद रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि पिछले साल ही हम लोग को देखने को मिला कि एग्रीमेंट हुआ और 50 साल पुराने बोडोस के इशू खत्म हुए हैं, तो काफी बड़ी बात हुई है। तो इसको लेकर क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा संभावना है। बोडोलैंड डिस्प्यूट की शुरुआत हम लोग को देखने को मिलती है 1966-1967 से। उस समय बात हुई थी कि सेपरेट बोडोलैंड जो है वो बनाया जाए, राइट। और प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम PTCA एक पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल आउटफिट था, तो उसके अंडर ही ये सेपरेट बोडोलैंड की डिमांड जो है वो रेज की गई थी, उठाई गई थी। फिर उसके बाद 1987 में आता है ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, स्पेशली इनके जो लीडर हैं उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, तो इन्होंने नारा लगाया डिवाइड असम 50-50, असम को 50-50 में डिवाइड कर दो, राइट। उसके बाद हम लोग को देखने को मिला असम के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गया 1979 से 85 के बीच में, 1985 के बीच में एक मूवमेंट शुरू हो गया, राइट। और असम अकॉर्ड के बाद ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। और असम अकॉर्ड के बारे में गाइस मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो 14 अगस्त 2020 का लेक्चर आप यूट्यूब में देखिए, और इस लेक्चर के 28 मिनट 20 सेकंड पर मैंने ये टॉपिक आपको असम अकॉर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो असम अकॉर्ड के बाद इन्होंने भी जो है वो करना शुरू कर दिया कि जैसे आसामीज पीपल के प्रोटेक्शन की जब बात हो रही थी, तो उसके बाद बोडोज ने कहा कि इनको भी जो है वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए इनको एक सेपरेट एरिया चाहिए, सेपरेट टेरिटरी चाहिए, जिससे कि इनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, राइट। तो ये चीज है गाइस, इसके बारे में आप लोग को एक बेसिक जानकारी, आइडिया होना चाहिए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का,
ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चंस बनने की काफी ज्यादा संभावना है। 90% से ज्यादा संभावना है कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए। क्लियर बात है? गाइस, अब बात करेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में। तो देखिए, इंडिया ने सेलिब्रेट किया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हम लोग को देखने को मिलता है, और हर साल 24 जनवरी को, याद रखिएगा, हर साल 24 जनवरी को इंडिया में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है इस दिन दिवस का, इस दिन का, कि हमारी कंट्री में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो की गिरावट हो रही है, हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसको, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। क्योंकि गाइस, बोलने में काफी खराब लग रहा है, बट ये बात सच है कि हमारी कंट्री में आज भी काफी सारी जगहों पर फीमेल चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इलीगल अबॉर्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इवन जैसे ही बच्चों की, यानी कि बच्ची जो है वो जैसे ही जन्म लेती है, उसको इवन मार तक दिया जाता है। ऐसा होता है, बट काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले। बट देन टू द फैक्ट इज कि हाँ, आज भी काफी ज्यादा होता है। तो पूरी तरह से ये चीज समाप्त हो और चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिले, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस इस दिन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन ऑब्जर्व की जाती है, राइट, क्रिएट की जाती है। और इस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की भी एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है, वर्षगांठ देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, जनवरी 2021 को पंजाब सरकार ने डिक्लेयर किया है कि जनवरी महीना जो होगा वो बालिका माह के तौर पर देखा जाएगा। तो पंजाब सरकार ने ये घोषणा करी है कि बालिका माह, जनवरी 2021 है बालिका माह, मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड, जनवरी 2021। याद रखना, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज को अनाउंस किया है। और पंजाब ने एक स्कीम भी लॉन्च करी है, स्कीम का नाम है दिया दी लोहड़ी। तो ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी थोड़ी बात करें तो 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी पानीपत हरियाणा में, और आज की डेट में हमारी पूरी कंट्री में इस स्कीम का एक्सपेंशन हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि 8 मार्च 2018 को लॉन्च कर दिया गया था राजस्थान झुंझुनू से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में गाइस अपन को 3 मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में। इसके अलावा गाइस, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर हमें देखने को मिलती है। 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और जो फंड्स होते हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अकाउंट पर रिलीज किए जाते हैं, जिससे कि इस स्कीम के ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, स्मूथली ये स्कीम जो है वो ऑपरेट करे। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, और इसके उद्देश्य आप लोग को मैंने बता ही दिए हैं कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो डिक्लाइन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, गिरावट जो देख रहे हैं, तो उसको एड्रेस करना कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट ना हो। और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये फोकस करती है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मुद्दों पर फोकस करती है ये स्कीम। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है कि जेंडर बाइज्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन इसको करना है, राइट। तो देखो, आपको पता होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था कि काफी सारी जगहों पर जो गर्ल चाइल्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो ऐसा जेंडर बाइज्ड हम लोग को देखने को मिलता है। सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन जो होता है, यानी कि मार दिया जाता है बच्चों को, तो उसको हटाना, उसको प्रिवेंट करना, इंश्योर करना कि बच्ची सर्वाइव करें और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड रहें बच्चियां, इंश्योर करना बच्चियों को एजुकेशन मिले, और इंश्योर करना कि बच्ची जो है, गर्ल चाइल्ड जो है, उसका पार्टिसिपेशन सोसाइटी में भी बना रहे, राइट। तो इस पर मेनली फोकस करती है ये स्कीम। और इस स्कीम के आउटकम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और काफी अच्छे परिणाम है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। 16 पॉइंट से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 2014 और 15 में 918 सेक्स रेशियो था, 918 हर 1000 बच्चे में 918 बच्चियां जो हैं वो बर्थ लेती थी, और अब ये बढ़कर 2019 और 20 में बढ़कर 934 हो गया है, यानी कि हर 1000 जो मेल चाइल्ड है उनमें से 934 फीमेल चाइल्ड बच्चियां जो है वो जन्म ले रही हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और हेल्थ परसेंटेज जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 महीना जो एंटी नेटाल केयर का हम लोग को देखने को मिलता है, जो प्रेग्नेंट महिला जो होती है उसमें जो फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि उसमें इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, केयर पे, एंटी नेटाल केयर पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 61% था ये 2014-15 में, और 71% हो गया 2019 और 20 में। और एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बच्चियों का जो है स्कूल के अंदर, स्पेशली सेकेंडरी लेवल पर, इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 2014-15 पे 77.45 था, और अब
2018 और 19 में जो कि प्रोविजनल फिगर ये बताया जा रहा है वो 81.32% जो है वो हो गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में इतना डिटेल में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पता होनी चाहिए। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए इतना फैक्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए थोड़े से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इसमें जो फैक्ट्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं तो इसमें सिर्फ आपको ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि 934 और 918 से ये 934 हो गया, मतलब जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जिसको अपन बोलते हैं, तो वो 934 हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हर 1000 मेल चाइल्ड में 934 फीमेल चाइल्ड्स आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है, बर्थ ले रही है, राइट। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। और पेपर 2 से गाइस रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। और पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सी सेट का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पूरा कोर्स सी सेट का आपको 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी और काफी सारी चीजें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह। और हिस्ट्री का भी पूरा कोर्स अवेलेबल है काफी कम फीस में। तो इस कोर्स से रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक्स मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू जो है वो आप पूरी डिटेल देख लीजिएगा। कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कोर्स आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इन कोर्सेज को ज्वाइन करना, काफी कम फीस में ये सर्विस जो है वो आपको ऑफर की जा रही है। तो चलो अब पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2 नई जो चींटियां हैं, आंट जो हम लोग को देखने को मिलती है, आंट स्पीसीज, तो वो अभी डिस्कवर हुई है, उनकी खोज हम लोग को देखने को मिली, खोज हुई है 2 नई स्पीसीज की। तो इसमें सिर्फ आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि कहां से मिली है, ये कहां पर इसकी खोज हुई है। तो केरला और तमिलनाडु में इनकी खोज हुई है और इनका नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ओकेरिया जोशी। ओकेरिया जोशी एक चींटी का नाम है, दूसरी चींटी का नाम इन्हें बताया है ओकेरिया डेकामरा। ओकेरिया डेकामरा दूसरी चींटी का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओकेरिया जोशी जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व पर हम लोग को देखने को मिली है ये चींटी। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो केरला आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए केरला में है ये। और इसका नाम जोशी जो है वो रखा है क्योंकि अमिताभ जोशी करके एक प्रोफेसर है, तो उनको सम्मानित करते हुए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो दिया हुआ है, राइट। और ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। कहाँ के हैं ये, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के। और दूसरी जो चींटी है ओकेरिया डेकामरा, ये बेसिकली 10 सेगमेंटेड एंटीनल काउंट इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं और ये मदुरई के अंदर से जो है वो डिस्कवर हुई है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली बस पता होनी चाहिए चींटियों के नाम, और ये चींटी केरला और तमिलनाडु पे हम लोग को देखने को मिली है, बस इतनी सी चीज, ठीक है। इससे ज्यादा क्योंकि और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब जो टॉपिक पे अपन अब बात करेंगे, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स आप सभी लोग जानते हैं कि इलॉन मस्क की ये कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, पता होगा आपको शायद। तो स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। ये दुनिया का स्पेस रिकॉर्ड जो है वो इसने ब्रेक कर दिया, इतनी ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हुए। और इंडिया का रिकॉर्ड भी इसने ब्रेक कर दिया। हमने फरवरी 2017 में एक रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। इसने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके हमारा रिकॉर्ड, इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है और दुनिया की स्पेस रिकॉर्ड के मामले में स्पेस एक्स का नाम जो है वो दर्ज हो गया है, राइट। 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। और जो लॉन्च हुई है ये सैटेलाइट, ये किस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च की गई है, तो फैल्कन 9 के थ्रू ये लॉन्च की गई है। इन्होंने ट्रांसपोर्टर 1 करके इन्होंने अपने मिशन का नाम रखा है और पहला डेडिकेटेड मिशन है स्पेस एक्स के स्मॉल सैटेलाइट राइट शेयर प्रोग्राम का। तो स्मॉल सैट राइट शेयर प्रोग्राम का ये पहला इनका मिशन है जिसमें इन्होंने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है स्पेस में। स्मॉल सैटेलाइट्स है और आने वाला कल स्मॉल सैटेलाइट्स का ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बस फैक्ट आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अपन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बारे में जो इन्होंने पब्लिश करी है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में चिड़ियों का डेटा इन्होंने बताया कि किस प्रकार से चिड़ियों का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जारी हुई है। रिपोर्ट जो है ये एवी फौना के ऊपर, यानी कि चिड़िया के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है, सुंदरबन की चिड़ियाओं के ऊपर। और इसमें बाकायदा बताया हुआ है कि किस किस जगह पर, किस किस क्षेत्र में कौन सी चिड़िया रह रही हैं। तो उसका प्रॉपर डेटा जो है वो इस रिपोर्ट के थ्रू बताया है। और इंडिया के अंदर सुंदरबंस की अगर अपन बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो पूरे दुनिया भर का है, उसी का पार्ट सुंदरबंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका पार्ट सुंदरबंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। यहां पर 428 स्पीसीज, 428 प्रजातियां चिड़ियाओं की पाई गई और हर 3 में से एक चिड़िया, यानी कि टोटल हमारी कंट्री में 3 चिड़िया हैं, उनमें से एक चिड़िया तो यहां पर मिलती ही मिलती है।
तो भारी मात्रा में यहां पर चिड़िया की प्रजातियां हैं। और कुछ बर्ड जैसे कि मास्क्ड फिनफुट, बफी फिश आउल, और ये सिर्फ सुंदरबन में ही पाई जाती हैं। और एरिया जो है इसमें अगर हम लोग बात करें किंगफिशर, टोटल 12 किंगफिशर की प्रजातियां हैं, उनमें से 9 प्रजातियां यहां पर इस एरिया पर पाई जाती हैं। और काफी रेयर स्पीसीज जैसे कि गोलियाथ हेरॉन, स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर, तो ये सब स्पीसीज भी यहां पर मिलती हैं। थोड़ी सी बात कर लें इंडियन सुंदरबंस के बारे में, तो 4200 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये सुंदरबन फैला हुआ है। इसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी हम लोग को 2585 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर नजर आता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता भी है कि यहां पर 96 लगभग 96 रॉयल बंगाल टाइगर हम लोग को देखने को मिलते हैं लेटेस्ट सेंसस 2020 के अकॉर्डिंग। ये डेटा जो है वो सामने आया था। यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रामसर साइट भी हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर भारी मात्रा में रेयर और ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज पाई जाती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नॉर्थ रिवर टेरापिन। टेरापिन बेसिकली एक हम लोग को कछुए की प्रजाति देखने को मिलती है, तो यहां पर ये पाई जाती है। इसके अलावा एंडेंजर्ड एरावेडी डॉल्फिन हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। वल्नरेबल फिशिंग कैट हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और पूरे दुनिया भर में 4 हॉर्स शू क्रैब हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें से 2 क्रैब्स यहां पर पाए जाते हैं, हॉर्स शू क्रैब, केकड़े। और पूरे दुनिया भर में 12 जो प्रजातियां हैं, सॉरी इंडिया की जो 12 प्रजातियां किंगफिशर की, उनमें से 8 तो यहां पर ही पाई जाती हैं सुंदरबंस में। और रीसेंट स्टडी के थ्रू इंडिया का जो सुंदरबन है यहां पर 2626 फॉनल स्पीसीज, यानी कि देखो फ्लोरा और फौना स्पीसीज होती हैं। फौना स्पीसीज यानी कि एनिमल वाली स्पीसीज, और फ्लोरा स्पीसीज यानी कि फ्लावर वाली स्पीसीज, प्लांट वाली स्पीसीज। तो यहां पर 2626 एनिमल स्पीसीज, फॉनल स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। और हमारी कंट्री का 90% मैंग्रोव वैरायटी यहीं पर ही सुंदरबन में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये आप लोग को डेटा पता होना चाहिए सुंदरबन का, राइट, ये फैक्ट्स वगैरह जो मैंने भी आपको बताया। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल कि यहाँ पर इतनी चिड़िया और इतनी टोटल पूरे दुनिया भर में किंगफिशर की वैरायटी है, इंडिया में किंगफिशर कितनी वैरायटी है और यहाँ पर इतनी है, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। बट हाँ, फिर भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल आइडिया होना चाहिए, बस बेसिक सा, ठीक है। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर से रिलेटेड थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और फिगर भी थोड़ा सा याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, राइट, 96, ठीक है। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहला, हमारे इंडिया का पहला एक्वा रेजुवेनेशन प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि पानी को ट्रीट करने का, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का ये प्लांट लाया गया है, राइट। और ये किसने लाया? CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में जो है उसके द्वारा ये लाया गया है। इंडिया का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल के ऊपर बेस्ड है ये, और वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करेगा ये प्लांट, और इरिगेशन और फार्मिंग पर्पस के लिए पानी को प्यूरिफाई करेगा, राइट। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को भी प्रमोट किया जा रहा है इसी प्रकार के थ्रू, यानी कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करके। एक्वा रेजुवेनेशन प्लांट जो है ये बेसिकली वेस्ट वाटर रेजुवेनेशन मॉडल के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। 6 स्टेजेस प्यूरिफिकेशन प्रोफाइल की इसमें मौजूद है। वेस्ट वाटर को ये ट्रीट करेगा, अप्रोक्सीमेटली 24,000 लीटर पानी जो है उसको ट्रीट करेगा। ऑलमोस्ट 4 एकड़ जो एग्रीकल्चरल लैंड जो है, एरिया जो है एग्रीकल्चरल लैंड का, तो वहां पर ये पानी जो है ट्रीट करके जो है वो रिलीज कराएगा, यानी कि पानी को ट्रीट करेगा, वाटर ट्रीट करेगा, और उसको फार्मिंग वगैरह के लिए या इरिगेशन पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट है जिसकी आपको जनरल जानकारी, जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जब ये ट्रीट करेगा तो उसमें स्लज जो हम लोग को देखने को मिलता है, कीचड़ वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो फिल्टर में आ जाती है, पानी मतलब फिल्टर से 6 स्टेज वाले फिल्टर से पानी जो है वो होगा, प्यूरिफाई होगा, तो उसमें बीच में फिल्टर में जो कीचड़ वगैरह जम जाएगी, राइट, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है मैन्योर के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी ये प्रमोट कर रहा है ये प्लांट। इसमें बायोचार बनाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा सूखी पत्तियों से। सूखी पत्तियां जो ऑटम सीजन में हम लोग को देखने को मिलती है, पतझड़ के मौसम में गिर जाती हैं ये सूखी पत्तियां वगैरह, तो उसको मिक्स करके जो है बताया जा रहा है बायोचार बनाया जाएगा, और उस बायोचार को सॉइल में, मिट्टी में जो है वो मिला दिया जाएगा, जिसके चलते जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी। तो अल्टीमेटली पानी जो है वो इससे बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बायोचार बनाया जाएगा तो ये अल्टीमेटली प्लांट्स को पानी देने का काम करेगा, राइट, यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट्स की कम कर देगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इसलिए प्लांट्स को पानी कम पानी की जरूरत पड़ेगी, और हमें देखने को मिलेगा इससे पानी भी बचेगा, तो पानी की भी बचत होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी, आइडिया होना चाहिए। और गाइस, ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक,
बट अभी जाना नहीं आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, होमवर्क जो है आप लोगों का, और साथ ही साथ कुछ और चीजें जो कि होमवर्क में जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो न्यूज में क्यों हमें देखने को मिली थी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो पहली बात तो गाइज, अभी अपन ने 5 जनवरी 2021 को ही अपन ने इस लेक्चर के 4 मिनट 24 सेकंड पे डिस्कस किया था स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम के बारे में, तो इसको जरूर जाकर देख लो आप। तो अभी बताया जा रहा है कि स्कॉटलैंड जो है वो हो सकता है कि एक रेफरेंडम आने वाले समय में हमें देखने को मिले। रेफरेंडम का मतलब पता है ना, पब्लिक वोट, पब्लिक से जो है वो राय मांगी जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग करने को लेकर, यानी कि एक स्कॉटलैंड अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटेन के साथ चाह रहा है, इसको लेकर ये बहुत ही जल्दी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक रेफरेंडम जो है वो फिर से शुरू करवाए। क्योंकि इन्होंने कहा है, यहाँ के मिनिस्टर ने कहा है कि रेफरेंडम जो है वो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने एक मतलब जनरली एक पोल वगैरह करवाया था, ओपिनियन पोल वगैरह, यानी कि लोगों से, मतलब ऐसी नॉर्मल, यानी कि रेफरेंडम नहीं था, जैसे जनरली पोल वगैरह हुआ था, वोटिंग वगैरह होती है, ओपिनियन पोलिंग। तो उसमें लोगों की राय मांगी गई थी, और लोगों का कहना था, यहाँ पर जो स्कॉटलैंड में जो लोग रह रहे हैं, कि उनको एक सेपरेट स्कॉटलैंड स्टेट जो है वो चाहिए, यानी कि वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो इसके बारे में हालांकि मैंने स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वाले टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसको जरूर जाकर देख लो। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये वाला टॉपिक जो है वो आ सकता है, राइट, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो दूसरी बार ये न्यूज में देखने को मिल रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस टॉपिक को भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो आप मैगजीन वगैरह फॉलो करिए, तो मैगजीन में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास मैगजीन है वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा कि किस डेट पर मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, जिससे कि जो जिन स्टूडेंट्स के पास मैगजीन ना हो उनको भी जो है वो फायदा मिल जाए, राइट। तो अभी क्या हुआ है, आयुष्मान CAPF स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये लॉन्च की है रिसेंटली। हमारी जो सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का बेनिफिट जो है ये मिल सके सभी पुलिस फोर्सेस जो हम लोग को हमारी देखने को मिलती है, तो उसमें मौजूद जो जवान है, तो उनको भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सके। तो इस पर भी एक स्कीम लाई गई है, आयुष्मान CAPF स्कीम, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर, ये वाला टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, ठीक है। और बाकी अपने पास तो आपको इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने, राइट। और अगर आप ऐसा करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। बाकी पेरिस एग्रीमेंट का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अपन ने इसके बारे में कुछ समय पहले भी डिस्कस किया था, और अपन ने बात भी करी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट जो है वो पेरिस एग्रीमेंट पर फिर से बात करेंगे। अब फाइनली इन्होंने कह दिया है कि अमेरिका भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चीज अमेरिका की तरफ से नजर आ रही है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और PDF पैकेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताई थी, और ये आप पढ़ सकते हैं, पूरी स्लाइड में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉडकास्ट पर, खबरी पॉडकास्ट पर इस ऑडियो को सुन रहे होंगे, ऑडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे, और अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर, मैं आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फिर अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में। और आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो फेसबुक के माध्यम से, या फिर मेरा नंबर है 9713282838, इस नंबर पर ध्यान रख कॉल नहीं करना है, SMS के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, कर लीजिएगा आप कांटेक्ट अगर कुछ पूछना है तो, ठीक है। तो चलो आप अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।